सरकारी कंपनियों के सेहत पर असर डालेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है विनिवेश सचिव तुहिन कांता पांडे साहब। सर, आपका स्वागत है मशीन सी आवाज में। सबसे पहला तो सवाल ये कि ये जो गाइडलाइन है, पहले भी एक गाइडलाइन चल रही थी, उसके बाद ये बदलाव करने की जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई, इसके पीछे मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं कहूंगा, मैं विनिवेश सचिव नहीं हूं और हमारा विनिवेश विभाग नहीं है। मैं दीपम सचिव हूं और दीपम विभाग है, और दीपम में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट आता है। एसेट मैनेजमेंट भी रहता है। हाँ, और यही जो गाइडलाइंस हैं ये उसी से संबंधित है, ये विनिवेश से संबंधित नहीं है। आपने जो पूछा कि इसमें आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए समय तो काफी बदला है। 2016 में जो गाइडलाइन दी गई थी उसका कैसा प्रभाव पड़ा है, उसके क्या, इस बीच में आपने देखा होगा कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने अभूतपूर्व डेवलपमेंट्स उनमें हुई हैं। चाहे आप उसको उत्पादकता दृष्टि से देखिए, चाहे उसको टर्नओवर की दृष्टि से देखिए, उनके प्रॉफिटेबिलिटी दृष्टि से देखिए, और उन गाइडलाइंस को अब समय के साथ बदला गया है, जिससे कि उनको जो शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी आते हैं, उनमें टोटल रिटर्न्स जो है वो बढ़े, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, उनको ऑपरेशनल और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे, और एक बैलेंस रहे, एक समन्वय रहे। क्योंकि जो भी रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिसको कि कैपिटल मैनेजमेंट गाइडलाइंस प्रभावित करती हैं, वो एक आर्ट है। उसमें कई सारे चीज़ों को उसमें सामंजस्य करना पड़ता है, और उनमें एक बैलेंस लाना पड़ता है। तो वो बैलेंस लाने के लिए भी ये किया गया। हालांकि विनिवेश सचिव इसलिए कहा ताकि बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं, लेकिन आपने सही कहा कि अब डिपार्टमेंट का नाम बदल गया है और एसेट मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस है, जो आपकी इस गाइडलाइन में दिखता भी है। स्पेसिफिक बात करूं तो इसमें सबसे पहले जो है गाइडलाइन में बदलाव हुआ है डिविडेंड को लेकर के। डिविडेंड में आपने जो किया है वो ये है कि हर कंपनी को डिविडेंड देना होगा, वो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 30% या फिर उनके नेटवर्थ का 4% हो। अब ये 4% वाली शर्त पहले 5% के पास थी, तो ये 5% से घटा के 4% किया गया है। इसका डिविडेंड पे क्या असर पड़ेगा? अगर मैं शेयर होल्डर हूं किसी सरकारी कंपनी का जो इस गाइडलाइन के दायरे में आता है, तो मैं क्या मानूं, मुझे ज्यादा डिविडेंड मिलेगा कि कम मिलेगा? देखिए, दो कंडीशंस थी। एक तो ये था कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका 30% या 5% नेटवर्थ, और ये था विच एवर इज हायर, उनमें से जो अधिकतर हो। तो हमने उस अधिकतर की सीमा को 5 से 4 इसलिए किया है क्योंकि जो संसाधन हैं उनके विभिन्न उपयोग होते हैं। एक सबसे बड़ा उपयोग है कि अपनी कैपेक्स ग्रोथ के लिए उनको लगाया जाए। अब यदि हम ज़्यादा डिविडेंड यदि ले लेंगे तो वो जो उनका जो कैपेसिटी है कैपेक्स की, वो भी कम हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हम जो ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस का भी ध्यान रखें। हालांकि इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि सरकारी कंपनियों में रेगुलर डिविडेंड एक रिटेल निवेशकों का आकर्षण का केंद्र रहता है। अब 5% की बजाय 4% डिविडेंड देंगे तो वो उनके लिए थोड़ा सा डिस्करेजिंग होगा? नहीं, वो उसको हम उस दृष्टि से नहीं लेते हैं। एक तो ये जो गाइडलाइन है ये मिनिमम है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही देना है, ये न्यूनतम स्तर पे देना है, और यदि न्यूनतम स्तर से नहीं दे पाते तो उसके लिए एक एग्जेम्पशन की व्यवस्था है। लेकिन इससे आपने देखा होगा बहुत सारी जो कंपनी, सरकारी कंपनी, इससे अधिक भी देती हैं। 30% पैट नहीं, कई बार 40%, 50% पैट भी देती हैं। वो उन पे निर्भर करता है कि उनके बोर्ड्स क्या डिसीजन लेते हैं, उन पे कितना कैश जनरेशन है, उनकी कैपेक्स प्लान क्या है। तो गाइडलाइन का मतलब होता है न्यूनतम, और न्यूनतम में इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। एक और इसमें आपने जो एक पैरा में एक लाइन और लिखा हुआ है कि सरकारी क्षेत्र की जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं, खासतौर से एनबीएफसी, उनको आपने विशेष रियायत दी है। पैट वाली नेटवर्थ वाली शर्त को आपने हटा दिया, इसके पीछे क्या वजह है? उसकी मेन वजह है कि जो कैपिटल एनबीएफसीज होती हैं, वो उनके लिए कैपिटल एक तरह से ऊर्जा है, रॉ मटेरियल है, क्योंकि वो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। यदि उनके पास कैपिटल होगा, उसी के ही एक अनुपात में वो लेंडिंग कर सकते हैं, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी हैं। तो उनकी कैपिटल नीड्स जो हैं वो उनकी नेटवर्थ से आती हैं।
तो यदि हम नेटवर्थ में वो कंडीशन लगाएंगे तो अधिक डिविडेंड देने से उनकी जो आगे लेंडिंग की क्षमता उतनी नहीं रहेगी। यदि उनके पास संभावनाएं हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये न्यूनतम है, इससे अधिक भी दिया जा सकता है, लेकिन न्यूनतम हम इसलिए उसको ठीक कर रहे हैं कि ताकि उनको कभी भी, यदि उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, यदि उनके पास मतलब संभावनाएं हैं, तो संभावनाओं को प्रयोग करने के लिए उनके हाथ न बन जाए। एक और चीज, चूंकि आपने इस पूरे नोटिफिकेशन गाइडलाइन को पढ़ा, मैंने तो ऐसा लगा कि कई सारी कंपनियों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत के बाद ये बदलाव किया गया है। अगर आप थोड़ा सा बता सके किस सेगमेंट की कंपनियां, किस सेक्टर की कंपनियां ज्यादा इसकी मांग कर रही थी कि इसमें हमें कुछ रियायत या फिर बदलाव चाहिए? ये गाइडलाइंस को हमने सभी जितने भी विभाग हैं, संबंधित विभाग हैं, उनको भी कहा है और सभी संबंधित सीपीएससी को भी कहा है, और बहुत सारी हमें इसमें सुझाव मिले और इस सुझावों में विभिन्न पहलुओं पे सुझाव मिले हैं। तो सभी तरह के सुझाव आए हैं और इन सब पक्षों को विचार करके ही हमने ये बनाया है। ये सारी सरकारी कंपनियों, इंश्योरेंस कंपनियों पे भी लागू होगा, LIC पे भी लागू होगा, बैंकों पे भी लागू होगा? नहीं, ये हमने स्पष्ट किया है कि उनमें लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक पहले कुछ कंफ्यूजन था, क्योंकि ये एंटरप्राइजेज जब आया तो उसमें ये आया कि क्या उन पे भी लागू होगा। तो पहले भी जब 2016 में भी जब ये लागू कही गई थी, उस समय भी ये मंशा नहीं थी कि उन पे भी ये लागू हो, लेकिन अभी हमने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि जो फाइनेंशियल बैंक्स हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो एक अलग तरह की रेगुलेटेड संस्थाएं हैं और उनके रेगुलेशंस में RBI और एडा करती हैं और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज उनसे संबंधित जो कार्य करता है। जो सरकारी बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं उस पे, और इंश्योरेंस कंपनियां जैसे LIC हैं, उन सब पे लागू नहीं होगा? या उन पे ये लागू नहीं है। एक जो इसमें गाइडलाइंस उन पे अलग से गाइडलाइंस लाई जाती हैं, उनके DFS उस पे अलग से गाइडलाइन में व्यवस्था कर सकते हैं। उस पे कोई विचार चल रहा है कि इस गाइडलाइन से सिंक करता हुए गाइडलाइन, संशोधित गाइडलाइन लाए जाए उनके लिए भी? मेरे जहाँ तक मुझे पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज उस पर कार्य कर रहा है। एक है शेयर बायबैक को लेकर के, इसमें भी आपने जिक्र किया है। शेयर बायबैक में कहा गया है कि जो कम से कम 3,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ जरूरी होगा, और पहले 2,000 करोड़ रुपए की सीमा थी, और 1,500 करोड़ रुपए का कैश और की बात कही गई, उसको भी बढ़ाया गया, सीमा बदलाव किया गया। इसके पीछे क्या मकसद है? वही कि सरकारी कंपनियों के पास ज्यादा कैश रहे? नहीं, एक्चुअली जो बायबैक होता है, जब कि सरकारी कंपनी के पास यदि अधिक कैश होता है तो, और उस कैश के अन्य उपयोग नहीं होते हैं, तो उस कैश को वो शेयर होल्डर्स को आप लौटा सकती है। कैसे लौटा सकती है? वो या तो डिविडेंड दे सकती है या उसको बायबैक कर सकती है। यदि वो बायबैक करती है तो वो कंपनी के संसाधन से वो शेयर खरीदती है और शेयर होल्डर्स, तो शेयर कैपिटल उसमें कम हो जाता है और वो जो पैसा है वो शेयर होल्डर्स तक पहुंचता है सेल के माध्यम से, बायबैक के माध्यम से। अब बायबैक में भी तरह तरह के अन्य टैक्स बदलाव भी हुए हैं और बायबैक अभी जो नए मुताबिक अब वो डिविडेंड के रूप में उसका टैक्सेशन होगा, जिसमें कि जो शेयर होल्डर्स के हाथ में मार्जिनल टैक्सेशन आएगा। इस दृष्टि से भी और एक और दृष्टि से भी कि कैश को जो है वो उसका डिप्लॉयमेंट अधिकतर कैपेक्स के रूप में यदि उपयोग हो, बाकी का डिविडेंड के रूप में उपयोग हो, तो उसका सबसे अच्छा उपयोग वही है। यदि ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है तब बायबैक हो सकता है। उस बायबैक में भी अधिकतर हम ये देखते हैं कि बायबैक का उपयोग उस समय भी किया जाता है जब शेयर प्राइसेस जो हैं नीचे हैं और शेयर प्राइसेस को उठाने के लिए एक अच्छे प्राइस पे कंपनी उसका शेयर होल्डर से खरीद सकती है। बोनस